हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स यानी कि बिहार एसआई प्री 2020 का जो फॉर्म निकला है उसके प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। आई होप कि इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 1 को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे यानी कि सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते चलेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल तक बूस्ट हो जाएगी। तो आप सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करते चलिएगा। साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराता हूँ उनको भी आप सॉल्व करते चलिए, काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो का सेफ स्कोर क्या है, आपके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स मार्क्स 76 तक जाता है यानी कि जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 76 तक मार्क्स आप अचीव कर लेते हैं इस सेट में, तो आप ये मान करके चलते हैं कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए बता दूं कि बाकी लोग आप 68 तक अपने मार्क्स को क्योर रख सकते हैं। तो चलिए अब बहुत बात हो गई, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ था। इसके बारे में मैंने एक अलग से टॉपिक बनाकर रखा है, यानी कि एक हड़प्पा सभ्यता से पूरी एक ट्रिक की वीडियो बना रखी है, जिसमें एक ही वीडियो में आपको 10 से 12 ट्रिक मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शंस बी, हैदराबाद का निजाम। देखिए वेलेस्ली से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहला बात तो ये हो गया कि हैदराबाद के निजाम सबसे पहला शासक था जो कि सहायक संधि को स्वीकार किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने स्वीकार नहीं किया था, तो मैं आपको बता दूं कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ पे डी देख रहे हैं वो इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल क्या था? तो देखिए अगर शासनकाल आप याद रखते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। यानी कि किसी भी लॉर्ड की अगर बात की जाती है तो उसके शासनकाल को आप हो सके तो याद रखें। 1798 से लेकर के 1805, ठीक है, 1798 से लेकर के 1805 तक इन्होंने शासन किया था, यानी कि इनका शासनकाल था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इन्हीं के शासनकाल में होता 1799 में। इसे मैंने आपको बोला कि आप इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि इसमें अगर आपको याद रहता तो काफ़ी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो कि वेलेस्ली के शासनकाल में ही हुई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहता था? बंगाल का सिर कहा करता था। तो यहाँ से देखिए इतने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शंस नंबर सी, यानी कि एच.सी. मुखर्जी, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शंस बी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे देश का नाम बताइए। यानी कि 2021 में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा वो कौन सा देश इसका मेजबान होगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत। याद रखिएगा, भारत। नेक्स्ट है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर बराबर होता है। विभवांतर किसके बराबर होता है? ओम के नियम के अनुसार विभवांतर बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वी बराबर क्या होता है? आई आर। यानी कि जो वोल्टेज होता है, विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो धारा और प्रतिरोध। ठीक है, धारा और चालकों के बीच प्रतिरोध के गुणे के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताइए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु अर्जुन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि गुरु अर्जुन कौन थे, तो ये 5वें नंबर के सिखों के गुरु थे। ठीक है, कैसे याद रखने के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अर्जुन यानी कि 5 पांडवों में से एक थे। 5 बात आ रही है ना, 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, तो यहाँ पे 5वें गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटे दिन के रूप में हम लोग जानते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़े दिन की बात करें तो 21 जून होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीवी सिंधु। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले, इस पूरे वीडियो में आपको करीब करीब 20 करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप करंट की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ। या तो आप हमारे चैनल पर जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो डाली गई है, यानी कि मैंने आपको करंट अफेयर्स करीब 2019 जुलाई 2019 से हर सप्ताह मैंने आपको करंट अफेयर्स कराया अब तक। ठीक है, साथ ही अगर आप वो देख लेते हैं तो आपका सारा करंट अफेयर्स का डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, हर चीज़ एक्सप्लेन करके। मंथली भी कराया, अगर आप मंथली भी देखना चाहते हैं मंथली भी देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है, यानी कि अलग से एक पीडीएफ दिया था। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको वहाँ पे 10 रुपये पे करके करंट अफेयर्स को बाई कर सकते हैं, जिसमें लास्ट 6 मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। करीब 600 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप पिछले जो साल का भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो जुलाई से दिसंबर तक का भी पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारे स्टोर पे, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ऑप्शन है, आप जो मन करे आप वहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो बहुत सारे विकल्प आपके पास बन जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, बताइए। सिलेक्शन तो करंट अफेयर्स से ही होगा, क्योंकि जीके तो सभी लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि अच्छे सोर्स ना होने की वजह से देखिए नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि करंट अफेयर्स जितना अच्छे से हो सके आप उसको पढ़िएगा। तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1/3, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरता है, बताइए। IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि किन राज्यों से होकर के गुजरता है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसको आप याद रख सकते हैं। U कॉमा, ठीक है, U कॉमा आप याद रखिएगा। आपको पता है कि जो IST होता है वो कहाँ से गुजरता है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के करीब यहाँ से गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद के करीब मिर्ज़ापुर जो उससे गुजरता है, यानी कि 82.5 डिग्री होता है। ठीक है, 82.5 डिग्री हम कह सकते हैं कि ये पूर्वी देशांतर होता है। और ये गुजरता किन किन से, तो यू से यानी कि उत्तर प्रदेश, सी का मतलब याद रख सकते हो कि छत्तीसगढ़, ओ का मतलब उड़ीसा, एम का मतलब मध्य प्रदेश और ए का मतलब आंध्र प्रदेश, यानी कि कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब हम इसमें से देखते हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन से। तो मैंने आपको बताया, एक तो मध्य प्रदेश बताया, एक उत्तर प्रदेश बताया और एक छत्तीसगढ़ बताया, यानी कि 1 2 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, यानी कि किसने विभूषित किया था, ये आपको बताना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। डेफिनेटली अगर किसी ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, तो बताइए आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। अगर आपकी निगाहें औरंगजेब को ढूंढ रही है तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने सिर्फ आलमगीर की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अजीजुद्दीन। अब ये अजीजुद्दीन कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि ये जहांदार शाह का पुत्र था।
जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? तो बताइए कि हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई थी? काफ़ी चर्चा में भी था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमिलनाडु के जो केवई है, यानी कि कोयम्बटूर कह सकते हैं, कोयम्बटूर में इसमें प्रतिदिन 500 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता था, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी कराया जा रहा था। तो ये इसे मोदी किचन नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवानी मंदिर नामक जो रचनाएं हैं निम्नलिखित में से किसकी है? भवानी मंदिर नामक रचनाएं जो किसकी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष राइट आंसर हो जाता है। एक एक करके बाकी को भी देख लेते हैं। शिशिर कुमार घोष ने इनकी रचना जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अमृत बाजार पत्रिका याद रखेंगे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में बात करें तो ए नेशन इन मेकिंग कई बार इस पेपर में पूछा गया। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? तो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की। अरविंद घोष के बारे में आपको क्या बताऊँ, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। लाइफ डिवाइन जो कि इनकी एक काफ़ी चर्चित पुस्तक रहती है, और सावित्री रह सकते हैं, युगांतर याद रखिएगा, कर्मयोग याद रख सकते हैं। तो ये सभी इनकी जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता? रंगीला बादशाह। ठीक है, रंगीला बादशाह के रूप में इनको जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो 1 2 3 आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन से कथन जो वो सही है। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की स्टार्टिंग 1746 से हुई थी और 1748 में ये खत्म हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका समाप्ति कब हुआ था, यानी कि समाप्ति जो हुआ था वो किस संधि के तहत हुआ था? तो एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है कि कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी, ये बात भी सही है। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों बात सही कही गई, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? भारत में पुर्तगालियों ने अपना सर्वप्रथम जो दुर्ग था वो कहाँ निर्मित किया था? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोच्चिन में। ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है तो विज्ञान भवन में मनाया जाता है। तो इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? 2020 की थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वुमेन इन साइंस। ठीक है, वुमेन इन साइंस राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि क्यों नाइजीरिया की राजधानी है। मैंने यहाँ पे नाइजीरिया क्यों दिया था, क्योंकि आपको मैंने बताया था जस्ट आज के करंट अफेयर्स में कि नाइजीरिया हाल ही में चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाइजीरिया दिया था क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहला पॉइंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया की राजधानी जो होती है वो होता है अबूजा। ठीक है, अबूजा होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया क्यों, तो क्यों किसकी राजधानी होती है? क्यों यूक्रेन की राजधानी होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि डाउन्स घास का मैदान ब्राजील में स्थित है, जो कि ये भी गलत है क्योंकि घास जो ये डाउन्स जो है वो घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। सेकंड पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि मिस्ट्रल फ्रांस में बहने वाली एक स्थानीय पवन है, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना था कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम सही करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवध। ठीक है, आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति स्टार्ट की थी 1848 ईस्वी में, जिसमें सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो महाराष्ट्र का सत्तारा हुआ था। और इनके शासनकाल काफ़ी प्रचलित रहता है क्योंकि इनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि भारत में पहली बार जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी वो 1853 में इनके शासनकाल में, और जो कि एक और कह सकते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था का जो प्रचलन स्टार्ट किया था इन्होंने ही किया था। तो यानी कि कह सकते हैं कि इनका जो शासनकाल है काफ़ी चर्चा में रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनना, यानी कि घास के मैदान का महाद्वीप के साथ आपको मैच करना है। तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन यहाँ पे सही तरीके से मैच करेगा, राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या प्रेरिस्ट किसके साथ मैच करना चाहिए, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के साथ, यानी कि सी का फर्स्ट के साथ कहाँ पे मिल रहा है, तो सी का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आप बाकी को मैच करके देखिए, लानोज का संबंध किससे होता है, दक्षिण अमेरिका से, बिल्कुल करेक्ट। स्टेपीज के संबंध की बात करें तो स्टेपीज होता है यूरोप और एशिया, यानी कि दोनों के साथ मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी का 3 के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड जो कि ये आपका दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखता है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है आपका डी का 2 के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही तरीके से सुटेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और जो कि CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा सकता है, इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इन दोनों में से अध्यक्ष कौन थे। तो इन दोनों में से अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे, और यहाँ पे अगर हम बात करें यानी कि चित्तरंजन दास, और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महासचिव बनाए गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया है। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना के जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना बिहार। ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने कौन सी नगर की स्थापना की थी। बताइए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नागलपुर। अगला पॉइंट कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन। और मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन को CH4 यानी कि इसको मास गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मास गैस, ये आप याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट करें कि VK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। VK चतुर्वेदी कमेटी जो थी वो किससे संबंधित कार्य किया था। कमेटी से रिलेटेड मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे आपको बहुत सारे टॉपिक दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित VK चतुर्वेदी कमेटी ने कार्य किया था। अगला पॉइंट है कि कौन G20 के शिखर सम्मेलन यानी कि 15वें शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब ने की थी। ठीक है, सऊदी अरबिया ने हाल ही में किया। देखिए ये 2020 में की थी। 2019 की बात करें तो किसने की थी, तो 2019 में जापान ने की थी। जापान के शहर ओसाका में हुआ था। 2021 में यानी कि अगले साल कौन करेगा, तो 21 में करेगा इटली, ये आप याद रखेंगे। भारत कब मेज़बान करेगा यानी कि इसकी मेज़बानी कब करेगा, तो 2022 में भारत करेगा। तो ये सभी चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि छपरा। ठीक है, छपरा में नंगी हड़ताल की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, और ये भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम विभागीय प्रणाली की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल में की गई थी। तो इनसे जुड़ी भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। 1857 की क्रांति के समय अगर बात करें तो इनका ही संबंध था, ये सब याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि सभी मौसमों के अनुकूल जो कि यहाँ पे एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टिंग की गई थी दिसंबर 2000 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीमा शुल्क का वितरण नहीं किया जाता राज्य सरकार के साथ। भारत की एक बड़ी झील जो कि बेम्बानद झील वो किस राज्य में स्थित है? यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि बेम्बानद जो झील पड़ता है वो किस राज्य में स्थित है। तो बेम्बानद झील के संबंध की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल से यह संबंध रखता है। ताप बढ़ने पर चालक के चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता जो थी वो घटती है लेकिन प्रतिरोध जो था वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिटमस के लिए क्षारीय विलयन का रंग कैसा होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? मैंने आपको कई बार बताया कि आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, अनिल। आपके दोस्त का भी नाम होगा अनिल। अभी आपको इससे क्या मतलब होता है ध्यान दीजिएगा। अ का मतलब अम्ल जो होता है वो क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्षारीय विलयन तो ये जस्ट इसका अपोजिट करता है। क्षारीय विलयन यानी कि लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि विलयन का रंग नीला होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि चारों में से ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है जिस वजह से एक दूसरे से उसके जो कण होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सभी के सभी कथन यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल करेक्ट करके टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वह सिद्धांत जो एक पिंड द्वारा उत्प्लावन बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अपवंजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था? बहुत ही सिंपल सी बात के जरिए जब भी आपको उत्प्लावन बल दिखे तो बिना सोचे समझे आप आर्किमिडीज के सिद्धांत को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार चर्चा में रहा है? तो बताइए कि लासा बुखार किस देश में हाल ही में यह चर्चा में रहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइजीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, नाइजीरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाइजीरिया से रिलेटेड मैंने आपको दो चीज़ बताया, आप ऊपर में आपको ध्यान दिया होगा। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है? अबूजा, और इसकी जो मुद्रा होती है वो नायरा होती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 74वें संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जठर रस होता है एक प्रकार का, यानी कि ये आपका ग्रंथि नहीं होता है। थायराइड, अग्नाशय और यकृत एक प्रकार की ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? बताइए, सॉरी, यंग इंडिया के संपादक थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? विदेशी आक्रमण की बात करें तो पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो आपको पता है कि पहला विदेशी आक्रमण जो था वो अरबों ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर पहले यूरोपीय आक्रमण की बात करें तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? लीगेसी ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मैं आपको बस वही कहूँगा जो मैंने पहले कही थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक सबिता छाबड़ा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इस पुस्तक में क्या बात है मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक में यानी कि सबिता छाबड़ा जी ने इसमें किया क्या है, जो भगवत गीता उसको पूरे अच्छे तरीके से निचोड़ करके एक अलग से पुस्तक इन्होंने बनाया जो कि युवाओं को उसको प्रेरित करे, युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इसको बनाया कि ताकि वो भगवत गीता के ज्ञान को समझ सके। इन्होंने उस पुस्तक को इस तरह से बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते, भारत का पहला समुद्री उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यान है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो था वो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर बात करें कहाँ पे पड़ता है तो भारत के गुजरात में, और जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अच्छा तैराक और इतना शक्तिशाली है कि वह जल धाराओं को पार कर सकते हैं? तो बताइए कि वो जो जीव है वो कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नेस्टॉक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार है? तो बताइए कि मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए बी सी में से किसी को टिक किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है कि अम्लीय वर्षा जो होता है वो किससे होता है? SO2 प्लस NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण से होता है। जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते यानी कि HNO3 बनाते और गंधक यानी कि तेजाब बना देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रजनन क्षमता निष्क्रियता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? प्रजनन क्षमता निष्क्रियता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत की कौन सा स्थान है, यानी कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, किस नंबर पे है भारत? तो भारत की रैंकिंग है इसमें कुल 144, कुल 156 देशों की लिस्ट में भारत 144वें स्थान पर है, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे फिनलैंड, सेकंड रैंक पे डेनमार्क और थर्ड स्विट्जरलैंड को है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के समस्थानिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्वों के सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उस पर निर्भर करते हैं, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वापातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, तो आई होप कि अब तक आपने आंसर इसका गेस कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं और वो सॉलिड में, तो वो सॉलिड में तो वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए बिना वो गैस में चेंज होता है, यानी कि वेपर में बन जाता है। उस टाइप के हम वस्तु को कहते हैं कि जो ये ऊर्ध्वापातन है। यानी कि अगर सूखी बर्फ जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको गर्म करे तो क्या होता है, वो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में चला जाता है। उसी तरह से कपूर को भी आपने देखा होगा, लेकिन बर्फ़ के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा, पिघलेगा और पिघलने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, और लिक्विड को फिर से गर्म करेंगे तो वो आपका गैस फॉर्म में जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि द्रव्य को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्योंकि यहाँ पे बात द्रव्य की जा रही है, पदार्थ की जा रही है, तो सिर्फ पदार्थ का संरक्षण सिद्धांत कहेंगे। ऊर्जा के यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमें कोई लेन देन यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में कह रहा है कि ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है। नगण्य संपीड़ितता का मतलब क्या होता है कि दबाव, यानी कि ठोस जो होते हैं सॉलिड, इसके कण आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो इसमें अगर हम दबाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, संपीड़ितता नहीं होती है, नगण्य संपीड़ितता होती है। बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द्रव प्रवाहित होते हैं और आकार बदलते, इसलिए उन्हें द्रव कहते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो एक तरल फॉर्म में, और ये क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं और उन्हें अपने आकार, यानी कि जिस वस्तु में रखेंगे वो अपना शेप ले लेते हैं, तो कह सकते हैं कि उन्हें द्रव कहते हैं। ये पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे ऊर्जवान कण होते हैं। ऊर्जवान यानी कि ताकतवर, जिसमें काफ़ी एनर्जी होती है, और इस वजह से अगर हम गैस को खुला छोड़ते तो क्या होता है, इसके कण तुरंत कभी यहाँ जाएंगे, कभी यहाँ, इधर उधर, ये इसके कण इधर उधर चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ एबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये गणित के क्षेत्र में सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है, तो बताइए कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया तो यार बार बार गलत ही नहीं होंगे आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बी और सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हिलेल फुटसेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको समझना होगा। पहली बात, जो हिलेल है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ये इजराइल से हैं, और ग्रेगरी जो है वो किस देश से, तो ये अमेरिकी रूसी हैं, यानी ये कह सकते हैं कि रूसी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, बी और सी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब से की गई थी, तो ये 2002 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान से देखा सुना होगा तो आपको पता होगा। तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। प्रतिरोध बढ़ जाता है लेकिन इसकी चालकता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर की उष्मा के क्षय को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर काफ़ी अच्छे तरीके से इन दोनों के बारे में अच्छे से समझाया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए सूर्य ग्रहण से सिंपल सी बात होती है, जब भी सूर्य ग्रहण है तो बीच में आप चंद्रमा को डाल दो, यानी कि उल्टा इसका कर दो, सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा बीच में होगा। तो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य जो होता है अपने जगह से नहीं हिलता, वो आपका कांस्टेंट होता है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, हमद और नाफुद मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? हमद और नाफुद मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में स्थित है। हाल ही में घोषणा के अनुसार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन से शहर को बनाया गया? हाल ही में घोषणा के अनुसार जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी अब वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरशौड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है किस, जो कि यहाँ पे किसके साथ संबंधित होगा, किस गवर्नर जनरल वायसराय के साथ संबंधित है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच करके बताइए कि कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया, सुमेलित नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक एक करके देखें तो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त इन्होंने चलाया था 1793 में, बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में सहायक संधि प्रणाली ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड हेस्टिंगस की बात करें तो ये लॉर्ड हेस्टिंगस का शासनकाल क्या था? लॉर्ड हेस्टिंगस का शासनकाल था 1813 से 1823 ईस्वी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध का जो संबंध था वो 1803 से 1805 था। तो ये बताए कि इनके साथ संबंध है? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट आपका गलत है। अब बात करते हैं कि द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध का संबंध किससे होगा? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 के साथ सती प्रथा, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जो कि सही सुमेलित नहीं था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है, आप ये बताना है। पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगलौर, ठीक है। मंगलौर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मंगलौर कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नागपट्टिनम कहाँ पे पड़ता है, तो नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महरौली में लौ स्तंभ किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? महरौली में लौ स्तंभ किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश में बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। आप यूँ कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था। कहाँ पे? तो दिल्ली में ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बनाए गए। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया तो आप पूरे के पूरे गलत हैं। ये आपका गलत है, क्योंकि हर्ष कुमार वनवाल जो थे, इनके स्थान पर अब नए जो अध्यक्ष बनाए गए गोविंद राजूलू चिंताला को बनाया गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि बजट एक लेख पत्र है। बताइए कि बजट एक लेख पत्र है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी कि किसने कही थी? जी ऑस्टिन ने कही थी, जो कि अमेरिकी इतिहासकार थे। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम करेक्ट आंसर है। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो उसके पिगमेंट को हम मेलेनिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल्द्वानी में खोला था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि बुजुर्ग लोगों में अक्सर ये देखा जाता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेलपीसियम नलिकाएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? मेलपीसियन नलिकाएं जो थी किसमें पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी, यानी कि कीटों के उत्सर्जी अंग में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। कीटों के उत्सर्जनी अंग में पाए जाते हैं मेलपीसियन नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेटोट्रोपिन किसका दूसरा नाम है? सोमेटोट्रोपिन किसका दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वृद्धि हार्मोन, ठीक है, जिसको एक और नाम से क्या कहते हैं? HGH हार्मोन कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन्स देखने को मिलता है, कभी कभी आपको सोमेटोट्रोपिन मिलता है। तो इन तीनों का मतलब जो कि वृद्धि हार्मोन होता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या करें कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी यानी कि जस्ता जिंक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में अफसर और महिला राजदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमन गवनी। ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बताइए यहाँ पे खोज और इसके वैज्ञानिक के साथ मैच करना है, तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? तो चलिए एक एक करके मैच करके देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो शरीर के में रक्त परिसंचरण की किसने खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी, यानी कि ए का ए के साथ मैच होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सरे के बारे में, तो एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी, आपको ये पता है, यानी कि सी का 2 के साथ मैच हुआ। तो सी का 2 के साथ दोनों मैच करा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? स्टेथोस्कोप की खोज की गई थी जो कि रेने यानी कि लैनिक भी आप याद रख सकते हैं, रेने लैनिक के द्वारा बी का 4 के साथ। तो बी का 4 के साथ ऑप्शन नंबर ए को मैच कर रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ईसीजी के साथ आप याद रख सकते हैं आई नो वेन को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद बताइए कि कौन सा यहाँ पे जो कथन होगा वो सही है। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश तरंगें निर्वात में गतिमान हो सकती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रकाश की तरंगें होती है वो निर्वात में गमन करती है, लेकिन आपको याद रखना कि ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती है। तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। प्रकाश तरंगों का अपवर्तन हो सकता है, ये भी करेक्ट है, अपवर्तन होता ही है। और प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन में ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट चेज, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट चेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटी जासूसी ऑपरेशन। और इसका संबंध हाल ही में हम लोगों ने जयपुर से देखा था, राजस्थान से ये संबंध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? यानी कि महासागर के सबसे गहरे बिंदु कौन सा होता है? चैलेंजर गर्त। वहां तक पहुंचने वाली सबसे पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कैथी सुलीवान। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म हाल ही में पाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा कथन सही होगा, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि स्थापना 1935 में की गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात करें कि आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। पहला तो अब सही था, लेकिन सेकंड गलत है। और हमें बताना था कि कौन सा सही है कथन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल एक सही होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के प्रमुख प्रवक्ता कौन होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा, आपको ये बताना। ठीक है, नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 सदस्यों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन आते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, तो ये सभी चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, यानी कि सिंधु शहर जल प्रबंधक के रूप में जाना जाता था। जैसे सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में स्थित है, जो कि जल प्रबंधन के लिए काफ़ी फेमस था उस वक्त। निम्न में से किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? किस सूफी संत ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद हसन। और मोहम्मद हसन कौन था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का जो कि मूल नाम था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। त्रिधातुवाद की प्रणाली जो मुगल सिक्के की विशेषता के लिए आई थी, किसके द्वारा पेश की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा स्थानीय सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? यहाँ पे जो दिया गया विषय आपको ये बताना है कि कौन सा विषय स्थानीय सरकार के चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानून और उस व्यवस्था जो करना, इसका स्थानीय सरकार का ये चिंता का विषय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो बताइए कि मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे चाइना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। साइक्लोट्रॉन का उपयोग खालिस्तान को तेज करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? आवेशित करने के लिए किया जाता है। तो ये केवल धनात्मक कणों को आवेशित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए क्या है कि उदयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उदयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उसने गंगा और गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे जो पाटलिपुत्र यानी कि पटना शहर जो बसा है वो कहाँ पे? गंगा और सोन नदी के तट पे। ठीक है, तो यहाँ पे गंडक नहीं होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गंगा और सोन होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको पढ़ करके याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत था। एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? बताइए कि एकता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेतन के बदले किसी प्रदेश के राजस्व का उगाही का अधिकार देना। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना, जो कि एकता था। एकता प्रथा की स्टार्टिंग किसने की थी? इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी 1226 ईस्वी में। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। किस राज्य की सरकार में हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? क्या बात है यार, आज के सारे करंट में अधिकतर मैंने क्वेश्चंस उत्तराखंड से ही ले लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर भी उत्तराखंड ही होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कह सकते हैं रामानंद। ठीक है, रामानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में औपनिवेशिक काल में विटले आयोग, जो कि 1929 में गठन किया गया था, विटले आयोग कभी कभी 28 देता है, कभी 29 देता है। तो विटले आयोग का जो उद्देश्य क्या था बताइए?
लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसका गठन किया गया था। तो व्हिटले आयोग का संबंध था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस जिले के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विजयनगरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन थे? प्राचीन भारत का महान व्याकरण जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग के। मैं आपको बता दूं कि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और अगर इनके जो महाभाष्य, जो इनकी रचना जो थी महाभाष्य, इससे अगर हम बात करें तो शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो टॉपिक वाइज दी गई है, आप वहाँ से भी देख करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।